सो गाइज वेलकम बैक टू के एस एजुकेशनल रिव्यू। जो IBPS RRB के फिफ्थ शिफ्ट का अगर देखा जाए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था और किस तरीके का क्वेश्चन आपके कल के शिफ्ट में आएगा। जैसे क्वांट और रीजनिंग में देख रहा हूँ तो इन दोनों में काफ़ी अच्छा मतलब इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आ रहा है और ये आपके कल के शिफ्ट में थोड़ा वेरिएंट आपको अलग देखने को मिलेगा। वेरिएशन तो बिल्कुल होगा, लेकिन हाँ जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज होगा। अगर मैं सबसे पहले रीजनिंग की बात करूँ कि रीजनिंग में आपसे क्या क्या पूछा गया था, तो पज़ल इंपॉर्टेंट है और पज़ल के थ्रू ही आपका स्कोर इंक्रीज होगा। 3 to 4 पज़ल हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। एक पज़ल मैंने इसमें देखा जो आपके आज लास्ट शिफ्ट में था, मंथ बेस्ड पज़ल था, ठीक है, जिसमें आपको लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, ये भी इजी था। दूसरा जो आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है, इसी में आपका एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का पजल था जिसमें 10% का बात किया गया था। तो ये 10% के बेस्ड पे आपका लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पजल था जो भी इजी था। ये एक सर्टेन नंबर पीपल, एक अनसर्टेन नंबर पीपल हर हमेशा शिफ्ट में देखने को मिल रहा था, लेकिन एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल का आपका पजल देखने को मिला। और इसमें एक सीटिंग जिसमें एज बेस्ड पजल था, सीटिंग अरेंजमेंट, ये आपका पजल थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन बहुत नहीं था, इजीली ये भी टैकल किया गया। तो इस तरह से 3 to 4 पजल हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका और देखने को जो मिला, हमने अभी आपको बताया ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम था। फिर आपको एक डायरेक्शन सेंस पे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, ऑर्डर एंड रैंकिंग पे था और कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम थे। मतलब अगर रीजनिंग टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 40 में आपका 33 तक इजीली अटेम्प्ट हो रहा था और इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो फिर आपका अगर प्रैक्टिस है तो डेफिनेटली आप यहाँ 35 तक अटेम्प्ट कर पा रहे थे। मतलब 32 33 ये जेन्युइन अटेम्प्ट था। और अगर क्वांट की बात कर लूँ तो क्वांट में आपके पास डीआई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 2 डीआई देखने को मिल रहा है। एक डीआई मैंने देखा जो लगभग 7 क्वेश्चन का था और ये आपका कैसलेट डीआई था। मतलब अगर आपने कैसलेट डीआई सॉल्व कर लिया तो आपका यहाँ से 7 मार्क्स स्कोर हो रहा था और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। मतलब डेटा बेस्ड डेटा सब कुछ दिया हुआ था, बस आपको इजीली वहाँ से फाइंड आउट करना था। एक आपका और डीआई था जो पाई चार्ट के बेस पे था। तो पाई चार्ट ये वाला भी काफ़ी आसान था, इजीली आप हर एक डाटा रखते जाते तो बन रहा था। मतलब दो डीआई यहाँ से तो ऐसे आपको पाई चार्ट और कैसलेट पे मिल गया। फिर मैंने सुबह भी आपको बताया था कि अरिथमेटिक प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक प्रॉब्लम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम से आपको मिल रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, खासकर आरआरबी के एग्ज़ाम में। और अरिथमेटिक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा था यहाँ पर सीरीज़ में, जो हमें अक्सर नॉर्मल सीरीज़ नहीं मिलता है। अब प्री में आप बात कर लो या मेंस में तो सीरीज़ बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अब प्री में जो हमें पहले नॉर्मल सीरीज़ मिलता था अब वैसा नहीं आता है, बल्कि इसमें मिसिंग सीरीज़ आता है। तो मिसिंग नंबर ऑफ सीरीज़ आपका यहाँ पर देखने को मिला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि सुबह के शिफ्ट में आपको क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के बेस पे मिल रहा था, यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिला। तो इस शिफ्ट में लिटरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 2 डीआई जो कि एक कैसलेट और एक पाई चार्ट। कैसलेट बहुत इंपॉर्टेंट था। कैसलेट अगर आप बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपका 7 मार्क्स वहाँ से कवर हो रहा था। और मिसिंग नंबर सीरीज हो गया, अरिथमेटिक प्रॉब्लम हो गया। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके ओवरऑल 40 को कवर कर रहा था, इस 40 में आपका जो क्वांट में स्कोर था ये कैलकुलेटिव पोर्शन नहीं था। मतलब अगर आप इजीली डेटा रखते जाओगे, कैलकुलेशन करते जाओगे तो आपका यहाँ पर से 33 स्कोर इजीली होता। मतलब अगर आप देख लो कि रीजनिंग में 33 और ये 33, तो 66 अटेम्प्ट आपका यहाँ से किया जा सकता था, जेन्युइन अटेम्प्ट, जो कि 62 to 66 के बीच में जा सकता था। अगर आपने काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर रखा है तो डेफिनेटली ये 68 तक भी जा सकता था, राइट। तो आप 62 अटेम्प्ट अगर फिफ्थ शिफ्ट में अगर करके आए हो तो दैट्स फाइन। अब इसके बेसिस पे अगर देखा जाए कि कल के शिफ्ट में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो जैसे कि मिसिंग नंबर ऑफ सीरीज आपने देखा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मैं डीआई की बात करूं तो डीआई कैसलेट डीआई कल के शिफ्ट में
बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब प्री में आपको कैसलेट डीआई देखने को मिलेगा। वर्ड प्रॉब्लम मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वर्ड सिंप्लीफिकेशन देखिए बिल्कुल हटा दिया गया है, और सिंप्लीफिकेशन मैं आपको बस इसीलिए बोलता हूँ बनाने ताकि आपका स्पीड इंक्रीज हो जाए। और जैसे डीआई का पोर्शन हो गया या फिर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स हो गया, ये सब कुछ, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि आप 5 मार्क्स इजीली 2 मिनट में स्कोर कर सकते हो यहाँ से। इसमें 2 मिनट से ज़्यादा आपका नहीं लगना चाहिए। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि कल के शिफ्ट में, जैसे रीजनिंग में मैं बात करूं कि आपको 3 to 4 पजल डेफिनेटली आएगा, और ये पजल का जो लेवल है वो थोड़ा कल इंक्रीज होगा। और याद रखिएगा कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल कल ज़्यादा देखने को मिलेगा। पजल मैं एज बेस्ड आपको बताता था हर हमेशा कि जो भी पजल आएगा, ठीक है, उसमें आपको डेफिनेट है कि कुछ ऐसा पोर्शन इंक्लूड किया जाएगा जो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे एज है, ठीक है, राम श्याम कुछ रहेगा, आपको एज डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे आपको ये कहाँ पर उसका सिटिंग अरेंजमेंट बन रहा है ये आपको फाइंड आउट करना होगा। तो कल ऐसे आपको पजल देखने को मिल सकते हैं। ब्लड रिलेशन काफ़ी अच्छा रखिए। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स आपका इजीली ब्लड रिलेशन से निकल जाएगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन होता है वो आप इजीली देखते जाएंगे, तो ये 2 मार्क्स का आपका आता है। कल भी आपको डायरेक्शन तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। और जो मिसलेनियस है, सबसे पहले पजल पे आने से पहले आप मिसलेनियस के टॉपिक को बना लीजिए, क्योंकि मिसलेनियस का टॉपिक इजीली आपका बन जाता है। उसके बाद आप आइएगा पजल पे, तो पजल 3 to 4 पजल आपको देखने को बिल्कुल मिलेगा। और ये तीनों के तीनों पजल या 4 पजल जो भी आ जाएं, ये पजल ऐसे होते हैं कि अगर आपने पेन अगर पकड़ लिया तो डेफिनेटली आपका बनेगा। मतलब क्वांट में आपको कल यही कोशिश करना है कि मुझे 30 अटेम्प्ट लेके आना है, 30 से 32 अटेम्प्ट। और रीजनिंग में आपको यही कोशिश करना है कि 30 से 33 का अटेम्प्ट हो जाए। मतलब अगर ओवरऑल आप देखें तो 65 अटेम्प्ट अगर आप लेके आ रहे हैं, तो आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन यही कोशिश करना है कि मुझे 62 तक स्कोर करना ही है, 60 से अबव स्कोर करने का कोशिश करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अटेम्प्ट तो आप कितना भी कर लो, लेकिन आपका सही होना चाहिए। तो 62 स्कोर की मैं बात कर रहा हूं, तो 62 अगर स्कोर होता है वेल एनफ। इसके बाद आपको बैठना नहीं है। जैसे आपका प्री हो जाता है तो आरआरबी क्लर्क प्री आपके सामने है, एडमिट कार्ड आ चुका है, फिर पीओ है, और कभी भी आपके सामने अब एसबीआई का एग्जाम हो सकता है। इसीलिए एसबीआई के लिए आपको प्रिपेयर करना है। जो मैं आपको जनरल अवेयरनेस प्रोवाइड करता हूँ, ये मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये हर मंथ का मैंने 300 बेस्ट एमसीक्यू के फॉर्मेट में प्रोवाइड किया है, और ये आपको को रिलेट करके पढ़ना है। और ये पीडीएफ्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और हर मंथ का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हालांकि वीडियो फॉर्मेट में भी मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन अगस्त का बस मैंने नहीं किया है। आप लोगों का एक बार प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो फिर मैं अगस्त का आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि अगस्त के मंथ का जो पीडीएफ है वो मैंने दे दिया है। बस वीडियो बचा है। इसका यही रीज़न है कि प्री के टाइम में आप अभी इस पे आपको फोकस नहीं करना है, जीए पे। जैसे प्री एग्ज़ाम आपका ख़त्म होता है तो जीए आपको है जो स्कोर दिलाएगा, जो आपका एग्ज़ाम आपका क्लियर कराता है। इसीलिए ये पोर्शन आपको बहुत मजबूत रखना है। और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मॉक टेस्ट से आपका होगा क्या कि स्पीड इंक्रीज होगा, आपका माइंड ट्रेंड होगा, और जितना ज़्यादा आपका अटेम्प्ट होता है उतना ही चांसेस बढ़ जाता है आपका एग्ज़ाम निकलने का। तो केएस एजुकेशन कोड यूज़ कर लीजिएगा और इसको परचेज कीजिएगा। और यहाँ पर जो भी आपको मॉक टेस्ट है ये डेली बेसिस पे लगाना स्टार्ट कीजिए। मॉक टेस्ट ही आपका एग्ज़ाम को फाइनली क्वालिफाई कराता है। तो थैंक्स एंड गुड लक माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को कल जो आपका एग्ज़ाम है उसका आप लोग शेयर कीजिएगा कि आप लोगों का क्या अटेम्प्ट रहा, कितना आपने किस पोर्शन में अटेम्प्ट लिया है, और फिर हम लोग कल के रिव्यू को भी देखते हैं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।